राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल 190 वर्ष का जो मैंने अभी लिया है, 1757 से 1947 तक का, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। और ये इतिहास भी मैं उन लोगों का दे रहा हूँ जिन्होंने छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक के हर वर्ग के भारत के क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने उस अंग्रेज राक्षस सरकार को सशस्त्र चुनौती देने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे थे और जान हथेली पर लेकर के जान से खेल रहे थे। ऐसे उन सब लोगों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली और उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। और बताया क्या गया, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। जेल कब जाना कब आना तय रहता था, सेक्रेटरी मिले हुए थे, बुक्स अंदर लिखी जाती थी, सब प्रकार की सुविधाएं थी। वो 20 ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में है, समझ में आ जाएंगी, दिख जाएंगी, पढ़ी जाएंगी। लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने जिस अपने स्पॉन्सर्ड नेता नेहरू के हाथ में सत्ता सौंपनी थी, उस नेहरू ने, कांग्रेस ने जो पाप किए आज़ादी के टाइम, कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी कांग्रेस में। मैं चुनौती दे रहा हूँ। गांधी अंग्रेजों को शूट करता था और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी एक टूल किट के रूप में प्रयोग हो रहा था। बाकी गांधी ने जो और गलतियां की हैं वैचारिक दृष्टि से, वो कांटे आज तक इस देश को उठाने पड़ेंगे। उन्हीं कांटों पर अभी तक चलना पड़ रहा है, पाँव छलनी हो गए हैं, जख्म अभी तक भी चल रहे हैं। लेकिन नेहरू ने तो अपने सारे पापों को मात देते हुए आज़ादी मिलते ही अंग्रेज सरकार के साथ समझौता किया, एग्रीमेंट किया। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जैसे भी मिलेंगे हम आपको सौंप देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उस एरोप्लेन में क्रैश से मृत्यु का समाचार गलत था, गलत है। कितनी बार उसके बाद भी उनका कैसे कैसे पता किया जाता रहा और नेहरू ने 1958 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाहर सिविल ड्रेस के अंदर सीआईडी वाले, पुलिस वाले बिठा रखे थे, कहीं वो घर में मिलने आए तो उसको पकड़ लिया जाए। कहने को तो एक बात और कही जाती है, जब चंद्रशेखर इलाहाबाद, आज का प्रयागराज के अल्फर्ड पार्क में अभी बैठे ही थे तो पुलिस ने घेर लिया। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर उस समय पंडित नेहरू को मिलके आए थे। मिलके तो ये आए थे कि कुछ क्रांतिकारियों के लिए वो केस लड़ने के लिए कोई अच्छा सा वकील बताए, लेकिन उनको वकील नहीं बताना था, उनके पुलिस भिजवानी थी। चलिए, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से पाप हैं, कांग्रेस के भी और आज़ादी के बाद के भी और आज़ादी के टाइम भी। आज हम बात कर रहे हैं चैनल के माध्यम से उन क्रांतिवीरों की जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे ही अज्ञात, अनजान, अनसंग हीरोज, ऐसे ही इतिहास में जिनको कहीं सामने नहीं लाया गया, असंख्य अज्ञात क्रांति वीर वीरांगनाओं की पंक्ति में आज 4 क्रांतिकारी और मैं आपके सामने, नायक और नायिकाएं आपके सामने मैं ला रहा हूँ। 4। इंजीनियर पंड्या, श्री परशुराम गर्गे, श्रीमती इंदुमती सिंह और श्री इंद्रगिरी गुसाई। आइए देखें जरा इन 4 क्रांतिवीरों ने छोटी आयु के। हाँ, श्रीमती इंदुमती सिंह वो मैरिड भी थी और वकालत भी कर रही थी।
और भी मुश्किल होता है ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देना और क्रांतिकारी कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेना। चलिए पहले बात करते हैं इन चारों क्रांतिकारियों का क्या क्या योगदान रहा, कैसे कैसे रहा। हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सन 1942 के आंदोलन ने पूरा क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया था पूरी तरह से। कारण उम्र भर गांधी अहिंसा और पता नहीं क्या क्या बातें करता रहा और क्रांतिकारियों का विरोध करता रहा, लेकिन अब उसने भी आखिर में बोल दिया था कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो आंदोलन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो 9 अगस्त को शुरू हुआ 1942 को, ये आंदोलन, इसमें आंदोलनकारी करो या मरो, मारने की बात फिर भी नहीं आई थी, करो या मरो लेकिन पीछे मत हटो। लेकिन क्रांतिकारियों को एक अवसर मिल गया था, अरे मरना ही है ना। उनके मन में तो था कि मार के मरेंगे भाई, लेकिन ये जो सत्याग्रही आएंगे इस भीड़ को नेतृत्व दिया जा सकता है। क्रांतिकारियों को क्लियरिटी थी पूरी तरह से, वो स्पष्ट थे अपने दिमाग में, और गांधी के मुंह से भी निकला था करो या मरो। इसलिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, रूटीन के सत्याग्रहियों का आना, वो सब चल रहा था, लेकिन करो या मरो का अर्थ पूरी तरह से सार्थक अर्थ क्रांतिकारियों ने ले लिया इसमें से। पूना, अहमदनगर और सितारा में भारी तोड़फोड़ हुई, स्टेशन जलाए गए, पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए, हथियार छीने गए और कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने भी सभी स्थानों पर गोलियां चलाई और कई आंदोलनकारी इसमें बलिदान हो गए। बड़च नामक स्थान पर जुलूस का नेतृत्व परशुराम गर्गे ने किया। वह झंडा फहराने के लिए कचहरी की तरफ बढ़ गए काफले के साथ। परशुराम गर्गे ने पुलिस वालों को कहा कि भाई हम शांति पूर्ण कचहरी पर झंडा लगाकर बिना कोई तोड़फोड़ के वापस चले जाएंगे। कचहरी की रक्षा के लिए नियुक्त पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। आंदोलनकारियों ने बलपूर्वक झंडा लहराना चाहा तो फिर कुछ होना ही था। पुलिस ने गोली चलाई और परशुराम गर्गे उसी समय उसी क्षण वहाँ पर आखिरी नींद सो गए, बलिदान हो गए। इस्लामपुर नामक स्थान पर देखिए, जो पहले मैंने 2 नाम लिए हैं, इंजीनियर पंड्या और परशुराम गर्गे, अब देखिए जरा इंजीनियर पंड्या का क्या हो रहा है। इस्लामपुर नामक स्थान पर पुलिस ने आंदोलनकारी समझकर, हालांकि उसमें वो नहीं थे, स्थान दूसरा था, कुछ कर भी नहीं रहे थे, पर इसको आंदोलनकारी समझकर, ये थे क्रांतिकारी थे, लेकिन आंदोलनकारी समझकर इंजीनियर पंड्या को भी गोली से मार दिया, वो भी बलिदान हो गए। अब हम चलते हैं श्रीमती इंदुमती सिंह। श्रीमती इंदुमती सिंह चटगांव के प्रसिद्ध कार्यकर्ता गोपाल सिंह की श्रीमती इंदुमती सिंह से उनकी पुत्री थी। ये गोपाल सिंह की पुत्री श्रीमती इंदुमती सिंह ने अंग्रेज सरकार को आतंकित करके रखा हुआ था अपने कारनामों से।
कोई बम ब्लास्ट नहीं कर रही थी। ये क्या कर रही थी फिर? ये अंग्रेज सरकार को श्रीमती इंदुमती सिंह से ये भय था कि ये स्वयं तो क्रांतिकारी है ही, लेकिन नई कई लड़कियों को क्रांति की ओर उन्मुख करने में सिद्धहस्त है, एक्सपर्ट है, अच्छी मोटिवेटर है, अच्छी प्रेरक है, ढूंढ ढूंढ के नई लड़कियों को क्रांतिकारी बनाती है। इसलिए एक दिन कोर्ट में जाकर श्रीमती इंदुमती सिंह को 14 दिसंबर 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे 6 वर्ष जेल में कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। 6 वर्ष कठोर कारावास के बाद श्रीमती इंदुमती सिंह मुक्त तो हो गई, लेकिन इतनी यातनाएं, कठोर यातनाएं दी गई थी कि बहुत जल्दी प्रैक्टिस करना, अपने वकालत के कार्य में आना और संभलना और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के फिर से कार्य में लगना, इसमें समय तो लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी, मार्ग नहीं छोड़ा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा। मेरी भारत माँ के स्वतंत्र हुए बिना मैं बैठूंगी नहीं, थकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। थोड़ा ही शरीर अपना स्वस्थ करते हुए पुनः इस कार्य में बहुत सक्रियता के साथ लग गई। अब हम आते हैं एक चौथे क्रांतिकारी। ये 2 नायक और एक नायिका मैंने आपके सामने लाई। एक नायक और ये भी विलक्षण है भाई, और ही तरह का है, श्री इंद्रगिरी गोसाई। इंद्रगिरी गोसाई ने 4ठी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ना छोड़ दिया। 4ठी कक्षा पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। अपने विद्यालय में उसकी गिनती शरारती लड़कों में होती थी। जब उसने पढ़ना छोड़ दिया तो उसके पिता श्री तुलसीगिरी को कोई विशेष चिंता नहीं हुई, क्योंकि वे एक मंदिर के पुजारी थे और पंडिताई करके कथा भागवत आदि से भी उनको अच्छी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने अपने बेटे इंद्रगिरी को भी अपना काम सिखाना प्रारंभ कर दिया। इंद्रगिरी का मन पंडिताई के काम में भी नहीं लगा। जब सन 1942 का आंदोलन छिड़ा, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया, तो ये उसमें कूद पड़ा। इंद्रगिरी गोसाई उस आंदोलन में कूद पड़ा और क्रांतिकारी कार्यों में उसने बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। गिरफ्तार करके इंद्रगिरी को 9 महीने के कठोर कारावास का दंड सुना दिया गया। इसने जेल में भी काफी कुछ, कई तरह की चुनौतियां उनके लिए पेश की थी और बहुत ज्यादा इसकी पिटाई इस कारण से भी होती थी। उसी पीरियड में, उसी काल में, उसी कालखंड में, उसी दौर में जब वो जेल में थे, होशंगाबाद जेल में 29 मार्च 1943 को 1943 को मृत्यु हो गई, अंतिम सांस ले लिया। इंद्रगिरी गोसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रामपुर नामक स्थान में हुआ था। रामपुर ग्राम में हुआ था। ये बालक जब 4ठी की कक्षा की भी उत्तीर्ण करने के बाद जब उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी करता रहा। ये शायद पिछले जन्म से ही कुछ लेके आया होगा कि मुझे देश की आज़ादी के लिए ही